नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही की लोकसभा सीट पर हम लगातार दावेदारों से बात कर रहे हैं। ज़्यादातर संख्या जिनसे बात हो रही है भाजपा के लोग हैं, क्योंकि अलग तरह का माहौल है देश में। मोदी 400 पार का कह रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इस तरह की गूंज सुनाई दी। उसके बाद कांग्रेस जो है अब थोड़ी हरकत में आई है, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा आगे देखेंगे। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए खास मेहमान हैं, आर.डी. चौधरी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर जी। आर.डी. चौधरी जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जालोर सिरोही जिस सीट पे सबसे कम लिटरेसी है उस इलाके में पढ़े लिखे दावेदार हैं सर्वाधिक। अगर अब तक हमारे पास जो आए हैं तो एक प्रोफेशनल डिग्री और एक प्रोफेशनल भी प्रतिष्ठित प्रोफेशनल डिग्री धारी हैं और यहाँ ज़्यादातर कम पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि होते हैं। लिहाजा जनता जो है वो कोशिश करती रह जाती है कि शिक्षा को लेकर कोई उपाय करे। तो चौधरी साहब, चूँकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो जालोर के अकाउंट में विकास का खाता कम है और जो खतौनी करते हैं यहाँ नेता, अकाउंटेंसी करते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी को भूल जाते हैं पब्लिक के प्रति। तो क्या सोचते हैं आप पर्टिकुलरली जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन और नेताओं की भूमिका पे? प्रदीप जी, आपने सही बताया कि जालोर और सिरोही पिछड़ापन है। आज हम एजुकेशन वाइज देखा जाए तो जालोर और सिरोही 32वें और 33वें क्रम में आ रहे हैं, जो सबसे नीचे क्रम में आ रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए मेडिकल की फैसिलिटी देखा जाए तो आज सिरोही में एक मेडिकल कॉलेज अभी बनी है, जालोर में इवन मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमियां हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जहाँ तक नेताओं की बात है, हो सकता है उनकी सूझबूझ और बुद्धि से उन्होंने जो काम करवाया वो करवा है, लेकिन पिछड़ापन अभी भी जो है वो सामने है। जी, जैसे आप बात कर रहे हैं पिछड़ेपन की, मेडिकल के लिए जो गुजरात पे निर्भर हैं, शिक्षा के लिए लोग कहीं जाते हैं, पाली, आबू रोड, जोधपुर, अलग अलग जगह जो सक्षम हैं वो जा पाते हैं। सरकारी स्तर पे चीज़ें बहुत कम हैं वहाँ पे। चिकित्सक मरीज अनुपात देख लो या पैरामेडिकल स्टाफ का अनुपात देख लो, बहुत कम है। तो आप क्या सोचते हैं कि जालोर सिरोही जिसका कुछ हिस्सा अर्बन है, मसलन कि आबू रोड एक अलग मेट्रो टाइप का इलाका है आपका, माउंट आबू, उसके अलावा बाकी जो रूरल एरिया है, करीब 75% आबादी मुझे लगता है कि ग्रामीण हैं और उनको क्या कहते हैं, वो पहचान जो है कि डेवलपमेंट के नाम पे एक अलग पहचान मिले और जॉब्स हों ताकि वो लोग पलायन नहीं करें। लोग ये देखते हैं जालोर सिरोही मतलब दिसावर, जालोर सिरोही का बेस मतलब साउथ में बिजनेस करना। यस, ये बात आपकी एकदम सही है। पलायन की दृष्टि से एक मैं छोटा सा एग्जांपल भी लूं तो हमारे गांव से लगभग 100 व्यापारी ऐसे हैं जो साउथ में आज बस के काम कर रहे हैं। तो उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में हमारे यहाँ से नहीं हो रहा है। इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज अ ब्रेन ड्रेन है। मतलब जो यहाँ से काम करते हैं वो वहाँ पे काम करने लग जाते हैं। तो यदि यहाँ पे वो जो फैसिलिटी यदि खड़ी की जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे लोग बहुत मेहनती लोग हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट में, जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और जो अभी मोदी सरकार का विजन है विकसित भारत 2047 हो सकता है, ये हमारा विकसित राजस्थान 2047, उससे पहले इस विजन को यदि लागू किया जाए तो ये विकसित हो सकता है। जी, गुजरात में बड़ा गजब का डेवलपमेंट है। पड़ोसी ही बिल्कुल अड़के हैं गुजरात, आपके जिस लोकसभा क्षेत्र से आप टिकट मांग रहे हैं बीजेपी का, वहां डेवलपमेंट है, इस साइड नहीं है। तो नदियां सूख जाती है आते आते। हमें मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, तो पानी कहाँ ठहरा हुआ है? देखो, डेवलपमेंट तो सरकार कर रही है, लेकिन धरातल पे दिख रहा है कि कुछ कमियां जरूर सामने, लेकिन पूरी कोशिश कर रही है। और अब मोदी जी का विजन है और राजस्थान को मोदी जी ने पिछली समय के भी आप सौगातें देखे, हर क्षेत्र में मोदी जी इस विषय में काम कर रहे हैं और जरूर ये आगे बढ़ेगा। मेडिकल के क्षेत्र की जहाँ तक बात है तो उसके सराउंडिंग काफ़ी मेडिकल की आज की तारीख में लोग गुजरात में फैसिलिटीज़ के लिए जा रहे हैं। अपने किसानों की बात करें, फसलों की बात करें, आज जीरा हमारे यहाँ पकता है, जो जीरा ऊंचा मंडी में जाता है। तो कुछ ऐसी सौंप है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज है जो हमारे यहाँ होनी चाहिए और उसके बारे में मोदी जी को ये अभी मालूम है और मोदी जी इस विषय में पूरा अभ्यास करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं और विकास में जरूर अब इस प्रगति होगी। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ 4 लोकसभा सीटें राजस्थान में ऐसी हैं जहाँ बीजेपी लगातार 20 साल से जीत रही, आपकी सीट भी उसमें है।
2004 से बीजेपी जो है यहाँ झंडा गाड़े हुई है कमल वाला, तो फिर भी डेवलपमेंट इतना नहीं है। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो डेवलपमेंट ओवरऑल तो हुआ है, यस, लेकिन हो सकता है कुछ संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के हिसाब से जालोर सिरोही पिछड़ेपन में है, और वो तो आंकड़ों के हिसाब से भी हमारे सामने ही है। लेकिन अब मेरे हिसाब से अभी सरकार जो कदम उठा रही है उसमें हम लोग इससे ऊपर उठेंगे। जी सर, आपने पहले राजनीतिक में शौक रखते थे, आप वापस आप लौटे हैं 20-30 साल बाद में। पहले आपने पंचायत राज का चुनाव लड़ा, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ जरूर, मैं वैसे 1985 में बीजेपी में जुड़ गया था। श्री चंपालाल जी मुनोत उस समय के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने मेरे को जोड़ा था। वो जनसंघ के नेता थे, और शेखावत साहब के साथ में भी, चीफ मिनिस्टर शेखावत साहब के साथ में भी हमने काम किया। और उसके बाद में पंचायत समिति है, जिला परिषद है, मेरे पिताजी सरपंच भी रहे, मेरे दादाजी जब पंचायत राज आया तो प्रथम सरपंच रहे। तो उसके बाद कंटिन्यू हमारा उसकी राजनीति में हम लोग कंटिन्यू है ही है। आज की तरफ ये नहीं है कि हम अभी देख के राजनीति में आए हैं, हम लोग कंटिन्यू और एज ए कार्यकर्ता के रूप में और काम हम लोग कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। जी, तो आपने चुनाव लड़ा था पंचायत राज वाला, क्या निर्णय रिजल्ट रहा उसमें? यस, पंचायत में हमने जिला परिषद में हार गए थे। कब की बात है ये मेरी पत्नी खड़ी हुई थी, मैं खड़ा नहीं हुआ था। और उसके बाद में जो पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था उसमें जीत गए थे। और लेकिन उस समय सीट लेडीज की सीट थी और प्रधान बना था, लेकिन कोई कारण राजनीतिक समीकरण इस तरह से जैसी भी बात सुनते नहीं, ऐसी नहीं, क्रॉस वोटिंग नहीं हुए थे। उसे बोर्ड बीजेपी का ही बना था, हम लोग बीजेपी से ही खड़े हुए थे, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ था। लेकिन उस समय हो सकता है ऊपर वालों की मेहरबानी हमारे पे नहीं रही हो और हमको उस समय प्रधान की का टिकट नहीं दिया गया। ठीक है, तो जैसे आप अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैंने बात की कि नेता जो है वो अकाउंटेबल नहीं है यहाँ के, होते तो 3 बार के सांसद विधायक का चुनाव कैसे हार गए? देखो, ये अकाउंटेबल नेताओं के साथ लागू पड़ता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि आज की तारीख में देवजी भाई सांसद थे ही थे, और लोगों को ये लगा कि सांसद होने के बावजूद भी एमएलए में आया। हो सकता है वो भी रीजन हो, और भी कोई भी रीजन हो सकता है। इधर तो लागू नहीं हुआ, बाबा बालकनाथ जी पे, रिया कुमारी जी पे लागू नहीं हुआ, लेकिन हाँ देवजी भाई के लिए लागू हुआ। और ये बहुत बड़ा सेटबैक रहा देवजी भाई के लिए और उनके लिए कि आज 15 साल कंटिन्यू एमपी रहने के बावजूद भी एक एमएलए में सेटबैक रहा। ये सेटबैक मुझे लगता है जालोर के लिए रहा कि 15 साल एक व्यक्ति एमपी रहा है, उसमें से 10 साल केंद्र की सरकार में रहे हैं, 5 साल उसमें से डबल इंजन की सरकार रही, उसके बावजूद उनके पास कहने के लिए, गिनाने के लिए नहीं है कि जालोर के लिए मैं ये लेके आया हूँ स्पेशली, पूरे देश में किसी को नहीं मिला, मेरे को मिला। ये सेटबैक उस इलाके के अब 23 लाख वोटर हैं जालोर। देखो, देवजी भाई की सूझबूझ उनके हिसाब से जितना देवजी भाई कर सकते थे वो इलाके में उन्होंने काम किया है। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि भाई कुछ स्पेशल काम नहीं हो, कुछ रेल का प्रोजेक्ट का उन्होंने काम किया, कुछ काम जरूर किए उन्होंने, नहीं किया ऐसी बात नहीं, उनसे जितना हो रेल वाले में तो मालगाड़ियां चलती है सर, और लोग पूना, आप खुद दिसावर को बेहतर जानते हैं, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, 50 जगह प्रवासी रहते हैं, कहते हैं हमारे तो ट्रेन ही नहीं है आने के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इवन आप नहीं मानोगे, अहमदाबाद से आज सैकड़ों की तादाद में बसें आ रही है। एक हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है इसके हिसाब से। लेकिन अब ये लाइन बन गई है और अभी डबल ट्रैक लाइन की भी बात चल रही है, तो शायद इस समस्या का निराकरण जल्दी से जल्दी हो जाएगा और रेलवे की सुविधा मिलेगी इस इलाके को। जी बिल्कुल। सर, अगर अपन देखें कास्ट वाइज कि कड़बी समाज 3 बार एमपी रह लिया, दूसरे समाज टिकट मांग रहे हैं, देवासी मांग रहे हैं, राजपूत मांग रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? वैसे राजनीति और जाति का अब एक अनूठा मेल हो गया, हमें भी जिक्र करना पड़ता है, जाति है कि जाति नहीं। बड़ा, हालांकि रामधारी सिंह दिनकर लिख के गए हैं कि केवल कायर क्रूर मचाते जाति जाति का शोर, या तो कोई कायर है या क्रूर है, वही जाति का शोर मचाता है। लेकिन अब भारतीय राजनीति की जड़ों में गहरे तक बैठ चुकी है, जड़ें कब कटेंगी पता नहीं है। क्या सोचते हैं कास्ट बेस वोट बैंक पे, जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है कल भी वहां पे? हाँ, ये बात एकदम सही है कि ये टोटल जो 8 सीटें हैं उसमें कल्बी वोटों का काफी अच्छा प्रभुत्व है। अराउंड 20 से 25% कल्बी वोट्स हैं, जो संख्या वाइज देखा जाए तो 5 से 6 लाख की गिनती गिनी जा रही है। और जहां तक टिकट मांगने की बात है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हम लोग,
हर कोई टिकट मांग सकता है। आप चौधरियों के सिवाय भी आप देखो, सभी जाति वाले आज रबारी जाति में है, राजपूत जाति में है, सभी लोग टिकट मांग रहे हैं। तो पार्टी जिसको टिकट देगी वो सर्वोपरि है, हम उनके साथ में, पार्टी के साथ में। जी सर। ऐसा नहीं, जैसे जब जो दावेदार आ रहे हैं उनमें सर्वाधिक कड़वी समाज के लोग आ रहे हैं कि अभी देव जी का टिकट कटा नहीं है। वैसे देखा जाए तो अभी तो सांसद अभी तक तो हैं, वो भत्ता, वेतन, सुविधाएं मिल रही हैं, सम्मान भी मिल रहा है एज एन एमपी। तो खैर वो चीजें हैं। तो जालोर सिरोही में एक बड़ा सवाल ये उभर के आता है सर कि नेता जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं आते, और आप, चूंकि मैंने पहले जैसे आपके परिचय में उल्लेखित किया कि आप एक प्रतिष्ठित प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं। अच्छा, इस डिग्री के साथ आप आपका जो कोई संगठन है बीजेपी में, शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उसमें भी आप रहे हैं? बीजेपी सेल में मैं रहा हूँ। जी जी जी। सुनील जी वशिष्ठ के समय काल में मैं बीजेपी सेल में रहा हूँ, नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं आप? जी इसकी जी। हाँ। क्या तो जिला कार्यकारिणी में भी बाद में मैं रहा। जी। क्या काम होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्या करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्चुअली एक राजनीतिक एक्टिविटी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है उनको एक पार्टी के साथ की लाइन में किस तरह से उनको लाया जाए। आपको जालोर सिरोही से हटके मैं एक सवाल पूछूंगा सर। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है या चुनाव आयोग का होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि आप जो घोषणा पत्र देंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई होना चाहिए कि साहब सरकार के पास इतना पैसा है कि नहीं, आप घोषणा कर रहे हो साहब ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी भूमिका आई है भारतीय राजनीति में। अच्छा प्रयास हुआ कि अब जो भी घोषणा पत्र सरकारें या पार्टियां सरकार बनाने के लिए जनता के सामने वादा रखती है, उस वादे के लिए सरकार के पास पैसा है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी राजनीति ज्यादातर चुनावों तक सिमटी हुई है, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी जो है वो चुनाव तक, हमारा चुनाव राष्ट्रीय पर्व बना हुआ है। जबकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो वहां चुनाव 5% हिस्सा है, पॉलिटिक्स 10 से 15% हिस्सा है वहां की डेमोक्रेसी में, बाकी डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ तो 95 ईयर रह रहा है, डेवलपमेंट कहीं पीछे छूट गया सर। नहीं, देखो, जब मोदी जी की सरकार की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, और हर जगह आप देखो जो डेवलपमेंट की बातें हैं और डेवलपमेंट बेस पे ही आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक आपका जो मेन सवाल था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की 3 जो सर्टिफिकेट की बात है, जो पार्टियां, इस तरह की पार्टियां जो केवल ये सोचती हैं कि रेवड़ी बांटने से वोट मिल जाए, तो उसको एक रेस्ट्रिक्शन करने का एक प्रयास किया गया है। नहीं, अच्छा, और ये एक अच्छा कदम है। मैं आपको अर्ज करूं सर कि क्या हुआ, एक बार कॉमरेड्स ज्योति बसु कमांडर से मिलते हैं, कमांडर और कॉमरेड्स का एक सिस्टम होता है, तो फिदेल कास्त्रो से उनकी मुलाकात होती है, क्यूबा के राष्ट्रपति से। फिदेल कास्त्रो गजब के नेता, तो उनको लगा कि वो पूछेंगे कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी कैसे चला रहे हो तुम। तो फिदेल कास्त्रो से जब मिले तो ज्योति बसु को कहा, दादा तुम्हें यही बोलते हैं? तो उन्होंने कहा, अच्छा आपके यहाँ की जो है वो माइनिंग एंड मिनरल्स की क्या पोजीशन है, आपके यहाँ बजट के प्रावधान में फिस्कल डिफिसिट कितना है, और आगे आप क्या अनुमान लगाते हैं? तो ज्योति बसु के तो होश फाख्ता हो गए। बोले नेता जो उसको पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए थी। बोले नहीं, अगर हमारे हाथ देश की सत्ता आती है तो देश की लिक्विडिटी क्या है, देश की स्थिति क्या है, तो ये तो सीए से बेहतर कौन जानता है कि हमारे इतना धन हमारे पास सरकार का संचित है या इतनी निधियां संचित हैं जिसको हमें जनता पे खर्च करना है। यही अकाउंटेबिलिटी की बात अपन कर रहे हैं सर। तो फिस्कल डेफिसिट की आपने बात की तो एक बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मोदी जी के राज में आप देखेंगे तो लास्ट टाइम जो 5.8% फिस्कल डेफिसिट था उसको घट के 5.1% आया, और आप पीछे का कांग्रेस राज के टाइम के फिस्कल डेफिसिट देखें तो बहुत हायर टू जिसमें फिस्कल डेफिसिट हुआ करता था, जो आज घट के 5.1% में आया, तो काफी कंट्रोल है। वो ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं साहब 54 साल में इतना कर्जा लिया, इन्होंने इतना ले लिया, ऐसा भी कुछ है क्या, कर्जा वगैरह वाला मामला? नहीं, देखो, कर्जे की बात डेफिनेटली है जो कर्जा लिया गया, लेकिन अब हम डेवलपमेंट की जब बात करें तो जब आज से 10 साल पहले मोदी जी ने कमान संभाली तब हमारी वैश्विक स्तर पे हम 10वें स्तर पे थे जीडीपी के हिसाब से, लेकिन आज हम 5वें स्तर पे आ गए। और हम लोग अभी जब हम विकसित भारत की जब बात कर रहे हैं तो हम जल्दी से जल्दी ये 3रे स्तर पे पहुंच जाएंगे, हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पिछले 10 सालों में हमने, और मोदी जी के सरकार ने ये करके, मोदी जी ने बताया, ये मोदी जी का संकल्प है। जी जी जी। तो अब अगर आपको टिकट मिलता है सर, तो क्या आपका रोड मैप रहेगा उन अपने आसपास के भोले भाले निरीह गरीब लोगों के लिए? ये बात एकदम सही है कि जो
जालोर सिरोही की जनता है बहुत भोली भाली जनता है, और उनकी बेसिक आवश्यकता के सिवाय उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो आज की हमारी बेसिक नीड है, मेडिकल फैसिलिटी है, उच्च स्तर की फैसिलिटी, उच्च एजुकेशन के लिए जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद में पानी की जो समस्याएं हैं और रोड की समस्याएं, ये बेसिक 3-4 जो समस्या है वो समस्याओं पे इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से मोदी जी का संकल्प आगे बढ़ रहा है उसमें इसका जरूर निराकरण आएगा। जी, वैभव गहलोत अगर कांग्रेस से लड़ते हैं, मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, चलो हम दुआ भी करते हैं कि आपको टिकट मिले, लेकिन अगर वैभव गहलोत आते हैं सामने, पूर्व सीएम के बेटे, तो जोधपुर की जनता ने उन्हें नकार दिया। अब अगर वो जालोर सिरोही आते हैं, एक सुरक्षित सीट के साथ वहां से लड़े, तो कैसा रहेगा? पॉलिटिकल आंसर मैं आपसे चाहता हूं। देखो, वैभव गहलोत सर भी यदि इस सीट पे आते हैं, उसके बावजूद भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। और नॉट ओनली मैं इस सीट की बात करूं, 2525 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 सीटें ओवरऑल पार करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब रही बात कैसे जीतेंगे, आज स्पेसिफिकली यदि मैं मेरी बात करूं तो समाज के जो 5-6 लाख वोट है वो एक आज की तारीख में भी कास्टिज्म की, जैसे आपने बात की कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में ये एक मूड लोगों का है और कास्टिज्म चल रहा है और पार्टी की अपनी भी वोट बैंक है। तो इन सब चीजों को देखा जाए और आज की तारीख में राम मंदिर का पुनर्निर्माण होने से, जीर्णोद्धार होने से आज का जो लोगों का एक सपना था, राममय जो वातावरण हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए 101% ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। नॉट ओनली ये सीट, जो मैंने कहा 2525 सीट जीतेगी। तो वैभव गहलोत नहीं पहुंचेंगे सत्ता में? मुझे नहीं लगता वैभव गहलोत साहब का सपना साकार होगा। जी, तो अगर युवा एक और सांसद मिलता है जालोर सिरोही को, जिसके पिता एक्स सीएम रहे हैं, राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। देखो सर, जब ये तो नक्की है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है, तो लोग भी समझते हैं कि जब सरकार बीजेपी की बनने वाली है तो डबल इंजन सरकार क्यों ना बना, बराबर घी में घी डालो, तो फिर क्यों वैभव गहलोत साहब को मौका देगा पब्लिक? मेरे को नहीं लगता इस तरह का कोई भी विचार कर सकती है। जी जी बिल्कुल। तो डबल इंजन की सरकार का ये है। डबल इंजन हमने जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे तब देखे थे कि मालगाड़ी पे भार बढ़ा दो और 2 इंजन लगा दो, लेकिन ये तो तय है कि देश पे भार तो बढ़ा हुआ है, इसीलिए 2 इंजन लग रहे हैं। 2 इंजनों की जरूरत है। नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से नहीं है। डबल इंजन का मतलब राज्य सरकार और सेंट्रल की सरकार दोनों मिलके जो विकास कर सकती है। और अपन ने पीछे देखा जब कांग्रेस के समय था और सेंट्रल में बीजेपी थी, तो कुछ ना कुछ तो विकास की कमियां हैं, आपस में मेलता में कमी रह जाती है, ये सब चीजें होती है। तो डबल इंजन सरकार होने से जालोर सिरोही को एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते बहुत सारे आपसे कंपनी के संचालक मिलते होंगे, कंपनी एक्ट आपको कंठस्थ होगा निश्चित तौर पे, तो क्या है जीएसटी आने के बाद उनके मन के भाव? देखो, जीएसटी आने के बाद में वन टैक्स वन नेशन होने से बहुत बड़ा फायदा। वन टैक्स कहाँ हुआ सर? इनकम टैक्स भी है। नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस केवल 2 टैक्स रह गए। और उसके पहले आप देखो तो एक्साइज, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रो, इधर लॉट ऑफ टैक्सेस वर देयर, बराबर है। और एक बिजनेसमैन को भी बहुत सरलता हो गई है ये टैक्स आने से। और दूसरी बात कहा जाए ना, तो जो उसमें कोई टैक्स का ज्यादा भारण नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे आप जहां से परचेज कर रहे हो वो एक अमाउंट पे टैक्स लगने के बाद में जो आपको जो टैक्स लगता है वो डिफरेंस के अमाउंट पे ही टैक्स लगता है, सर्टेन अमाउंट्स। तो कोई टैक्स, इसमें टैक्स बढ़ नहीं रहा है और सिंप्लिसिटी भी हो गई है। आज आप इनकम टैक्स की बात करो तो पहले 1-1 साल तक रिफंड नहीं मिलता था। आज देखो 7वें दिन तो आपके अकाउंट में आईटी रिटर्न आप भर दोगे, 7वें दिन तो आपका रिफंड आ जाता है। तो जो सिंप्लिसिटी हुई है, आज फेसलेस असेसमेंट हो गया है, सब चीजें होने लगी है। रिफंड की बात करें तो रिफंड वर्षों तक नहीं आते थे, मतलब तो बहुत कुछ सिंप्लिसिटी हो गया है टैक्स के बारे में कहा जाए तो। जालोर सिरोही के एक व्यक्ति थे प्रोफेसर शांतिलाल कोठारी सर, जहां तक मुझे नाम याद है, विधायक रहे हैं, वो राज्यसभा में सांसद रहे हैं, बड़े गजब के। उनको मैरी किटन दास अवार्ड मिला अमेरिका में, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेके जो डिबेट्स हैं उनकी राज्यसभा में, कभी आप डिबेट्स पढ़ें, राजस्थान की विधानसभा में भी सिरोही के एमएलए रहे हैं, और पूरी दुनिया के कई कॉलेजेस में वो पढ़ाए भी जाते हैं। पढ़े लिखे सांसद का क्या महत्व है?
तो पढ़े लिखे सांसद के तौर पे सर आपका क्या वो रहेगा अगर आपको मौका मिलता है, भाजपा मौका देती है तो? हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, और उस एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिक्स में भी बहुत जरूरत है। क्योंकि किसी चीज को आज एक पर्टिकुलरली रोड की हम बात करें कि भाई ये रोड का फंडिंग कैसा होगा, वर्ल्ड बैंक करेगा, स्टेट करेगा या सेंट्रल करेगा, उसका प्लान क्या बनेगा, कैसे होगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमारे पास है। तो जो चीज हमको आती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट किया जा सकता है, तो ये एक हेल्पफुल ग्रोथ के इंजन में हेल्पफुल रहेगा। जी, जालोर सिरोही में बड़ा इन्फ्लुएंसिव रहते हैं वहाँ के धार्मिक लोग, बहुत सर्वाधिक गौशालाएं शायद वहाँ हैं, मठाधीश हैं लोग। कैसे देखते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग को आप वहाँ पे? चूंकि राममय माहौल है, धर्म का कलर जो है वो ऑरेंज मतलब भगवा है, तो क्या देखते हैं आप इसको? पहली बात इलेक्शन में कितना फायदा मिलेगा इसका? पहली बात तो ये कि नॉट ओनली जालोर सिरोही, पूरा भारतवर्ष राममय है अभी, और इसका पूरा फायदा मिलेगा हमारे को। क्योंकि जो चीज 500 सालों से अधूरी थी, मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा किया गया, तो आज राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, तो उसका डेफिनेटली हमको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जी, राम मंदिर के बारे में एक और अपडेट दे दूं। राम मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ है, जमीन का जो हक मिला, उसमें बूटा सिंह की बड़ी भूमिका रही है। जालोर सिरोही के सांसद रहे हैं, 84 में उन्होंने ही कहा था कि जमीन पे हक मांगिए। शीला दीक्षित के माध्यम से कांग्रेस एफर्ट करती है, जो अशोक सिंघल थे विश्व हिंदू परिषद के, तो भूमि तो बड़ी गजब की है। शिलाएं वहाँ तैयार हुई आपके पिंडवाड़ा में, तो बड़ा अच्छा और खूबसूरत इलाका है जालोर सिरोही। आपको राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी माउंट आबू वहाँ मिलेगी, और उस इलाके में पिछड़ापन जो है, SC ST की आबादी 36% है वहाँ पे। फिर आप बता रहे हैं 20 से 25% कड़बी है, जो मुझे थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, चूँकि अब ये दावा है इनका, तो क्या कर सकते हैं, बड़े लोग हैं। नहीं वास्तव में 20 से 25% के बीच में कड़बी जाति है आज की तारीख में। जो टोटल 22 लाख वोटर्स हैं, तो उसमें 23 लाख हो गए अब वोटर, 22 से 23 लाख वोटर हैं, तो आज की तारीख में 5 लाख के करीबन कड़बी समाज का वोटिंग पावर है। 20% के आसपास आप बता रहे हैं कि उतने वोटर हैं। 5 लाख अगर देखें तो देखना है। कभी 3 विधायक हुआ करते थे 2008 में, फिर 1 रह गए लगातार। तो यह जो डिमांड है वो RD चौधरी जी की, कि लोकसभा जालोर का टिकट उन्हें दिया जाए। पहले एक बार 2009 में लोग धरना देके बैठे रहे थे इनके यहाँ पे, लेकिन टस से मस नहीं हुए, ऐसा सुनने में आता है। कि समाज के लोग आए थे कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन बात आपकी सही है, लेकिन उस समय मैं भी मेरे एक्टिविटी में लगा हुआ था, मेरे प्रोफेशन में लगा हुआ, तो उस समय मेरे लिए भी उपयुक्त समय नहीं था। और आज मैं सभी चीज़ों से निवृत्त हूँ, तो आज मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ। ये सोच के मैं आज टिकट की डिमांड कर रहा हूँ। आपके समाज का एक सामाजिक जुड़ाव दूसरी जातियों से अच्छा है, तो क्या दूसरी जाति के व्यक्ति को अगर बीजेपी टिकट दे देती है तो कड़वी समाज क्या करेगा? देखो, ये टिप्पणी करना मेरे लिए अभी इस समय उपयुक्त नहीं है, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी निर्णय लेती है हम उनके साथ रहेंगे। और समाज के साथ या पार्टी के साथ? पार्टी के साथ रहेंगे। हम लोग हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी को हम जिताएंगे। ठीक है, तो RD चौधरी साहब से अच्छी बातचीत हुई, और हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे। जालोर सिरोही से काफ़ी पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं RD चौधरी साहब, और आपने अपना विजन बताया और बात की अकाउंटेंसी पे। हमें भी बात करके मज़ा आया। मुझे वैसे क्रेडिट डेबिट समझ में नहीं आया हिसाब किताब, लेकिन धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।